हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास जो होगी वो भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास होगी और इस इंडियन ज्योग्राफी को हम 3-4 पार्ट में कवर करेंगे। इसमें कंप्लीट कराया जाएगा और यह जो ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है यह एक क्विक रिवीजन है यूपीएससी के लिए तथा स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, सभी एग्जाम के लिए। तो आइए हम इसे समझते हैं। भारत की सबसे पहले हम भौगोलिक स्थिति को देखेंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। भारत विश्व मानचित्र पर पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम लोग के मन में एक ख्याल आता है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कैसे, ठीक। तो ये जो हमारी बीचों बीच से 0 डिग्री की अक्षांश रेखा गई रहती है, तो इसके हिसाब से देखेंगे यह जो भारत है ये उत्तर में है, ठीक। और जो देशांतर रेखा आती है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यह पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसीलिए इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, हम एक चीज ये देखेंगे बच्चों कि अगर भूगर्भीय दृष्टि से देखें तो यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक विशाल हिस्सा है, ठीक। प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक विशाल हिस्सा है। आप लोग क्या कहते हैं पेंजिया और पेंथालासा के बारे में सुने ही होंगे। तो जो पेंजिया होता है उसके विखंडन के बाद जो अस्तित्व में आए उसे गोंडवाना लैंड का मतलब गोंडवाना लैंड कहा गया। तो उसी गोंडवाना लैंड का ही यह भाग है भारत हमारा जो है। मतलब जब गोंडवाना लैंड से मतलब जब अलग होता है तो हम देखेंगे कि इसमें क्या कहते हैं कुछ हिस्से में डिवाइड होता है, जैसे अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति इसे विश्व में एक अलग पहचान दिलाती है। गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद भारतीय प्लेट उत्तर की ओर प्रवाहित होकर यूरेशियन प्लेट से टकराती है, ठीक। अच्छा, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो आप लोग को पता ही होगा तब हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बनती है क्योंकि बीच में जो तैतीस सागर होता है, जब दोनों आपस में इधर से हमारी भारतीय प्लेट जाती है, ठीक है, और इधर यूरेशियन प्लेट है और बीच में तैतीस सागर रहता है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो यहाँ जो तैतीस सागर रहता है इन दोनों के मलबे से यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है। ओके बच्चों, आगे हम देखेंगे भारत में एशिया में भारत का स्थान हम देखेंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, ठीक। ये बीचों बीच में स्थित है हमारा भारत। अच्छा, हम देखेंगे एशिया महाद्वीप आप लोग देखे होंगे उसमें कुछ कुल कितने 48 जो है 48 देश होते हैं एशिया महाद्वीप में। तो हमारा जो भारत होता है वो मध्य में आता है, ठीक। जैसे भारत हुआ, नेपाल, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ और श्रीलंका हुआ, ये सब जो है मध्य एशिया के भाग होते हैं। यह पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक केंद्रीय संपर्क बिंदु है, ठीक। इसका दक्षिणी विस्तार जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर है। हिमालय पर्वत माला भारत को शेष एशिया से एक अवैध दीवार के रूप में अलग कर एक उपमहाद्वीप बनाती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो इसका भी एक कारण है। भारत को जब उत्तर में हिमालय और दक्षिण में तीनों ओर से महासागरों जैसे बंगाल की खाड़ी हुआ, ठीक, अरब सागर हुआ, हिंद महासागर से घिरे होने के कारण या एशिया के बाकी हिस्सों से जो है भौगोलिक रूप से अलग हो गया और इसे एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो भारत के उपमहाद्वीप में और भी देश आते हैं, जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ, हमारा नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ठीक, और श्रीलंका हुआ और यहाँ पे वहाँ मालदीव है। ये हमारे उपमहाद्वीप के भाग होते हैं। आगे हम भारत का कुल क्षेत्रफल देखेंगे।
ठीक है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक? और उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई देखेंगे अगर भारत की उत्तर से दक्षिण तो 3214 है किलोमीटर है। और अगर हम इसका पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 2.4% है। विश्व में भारत का स्थान देखेंगे, ठीक? विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 बड़े देश का नाम भी देख लेते हैं। रूस हुआ, कनाडा, यूएसए हुआ, ठीक? चीन हुआ, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। कभी-कभी हमें से एग्ज़ाम में सीक्वेंस से लगाने के लिए दे देते हैं और क्या कहते हैं इसका विशाल आकार के कारण ही यहाँ जलवायु और संसाधनों में भारी विविधता पाई जाती है। हाँ, हमारे भारत में। जैसा कि आप लोग को बताएँ कि उत्तर में क्या हिमालय है, ठीक? और पूर्व-पश्चिम में भी क्या कहते हैं महासागर है और दक्षिण में भी महासागर है। तो इसी वजह से हमारे भारत में बहुत सारी विविधताएँ पाई जाती हैं। भारत क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या के संदर्भ में विश्व का अग्रणी राष्ट्र है। भारत का अब हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। भारत का मुख्य भूभाग जो है वो 4 डिग्री, ठीक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब कभी-कभी मन में ये भी आता है कि मतलब नीचे भी उत्तरी अक्षांश कहा जा रहा है, ऊपर भी इसके, ठीक है? तो ये जो हमारे 0 डिग्री लाइन जाती है अक्षांश रेखा उसकी दृष्टि से, ठीक है, देखा जाएगा तो उत्तरी अक्षांश में ही पड़ेगा। यह अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 अंश का है, ठीक? मतलब इसके बीच की बात कर रहे हैं। अक्षांशीय दूरी का सीधा प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जो हमारी अक्षांश रेखाएँ हैं इसका जो प्रभाव अगर देखें तो अक्षांश की वजह से दिन और रात की अवधि का पता चलता है। अक्षांशीय प्रभाव के कारण ही कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में भारी अंतर होता है। आगे हम देशांतर रेखा देखेंगे, ठीक है? देशांतर रेखा जो है भारत के पूर्व में मतलब इधर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है आप लोग को, ठीक है? यह देशांतरीय विस्तार भी लगभग 30 डिग्री का है। पूर्व से पश्चिम के बीच सूर्योदय के समय का अंतर इन्हीं देशांतरों के कारण होता है, ठीक? सूर्य हमारा जो उदय होता है अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, ठीक? और यहाँ से गुजरात तक का आने में 2 घंटे का समय अंतराल होता है। कर्क रेखा देखेंगे। कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत को बीचों-बीच से 2 भागों में बाँटती है, ठीक है? एक उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह भारत को 2 स्पष्ट कटिबंधों उष्णकटिबंध, ठीक? और उपोष्णकटिबंध। ये हमारा उष्णकटिबंध हुआ। अब उष्णकटिबंध क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी ये अक्षांश रेखा इधर नीचे से गई रहती है 0 डिग्री, इसके नीचे मकर। तो आप लोगों को पता होगा कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य उदय हो मतलब सूर्य का होता है। सूर्य की रोशनी पड़ती रहती 24 सॉरी पड़ती रहती 12 घंटे, सीधी पड़ती है। तो इसलिए जो ये हमारी दक्षिणी वाली भाग होती है, इसे उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक? सूर्य की किरणें इस रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे भारतीय जलवायु व्यापक रूप से प्रभावित होती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भौगोलिक हिस्सों में विभाजित करती है। अब हम देखेंगे कर्क रेखा से कौन-कौन मतलब कर्क रेखा जो हमारे भारत के कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरी है, ठीक है? पहले देखेंगे गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान को बस छूकर ही निकली है। सब सबसे ज़्यादा अगर देखें तो मध्य प्रदेश, ठीक? फिर छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और
मिजोरम से। माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारतीय मानक समय देखेंगे आईएसटी। देश के बड़े देशांतरीय विस्तार के कारण एक मानक समय की आवश्यकता थी। यह विभिन्न राज्यों के बीच समय और परिवहन को लेकर होने वाले भ्रम से बचाता है। पूरे देश की घड़ियां इसी एक मानक देशांतर के अनुसार समय दर्शाती। भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अगर इधर देखेंगे तो इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस, मतलब इधर बढ़ेगा इधर घटेगा। ओके। 82.5 जो गई है पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, उसको हम देखेंगे, जिसे हम इसे यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक। और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। यह महत्वपूर्ण रेखा जो है भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ हमारा, इसके बाद छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा हुआ, ठीक, और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा देखेंगे। भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर देखें तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। कितना? 4,096 किलोमीटर। और सबसे छोटी अगर देखें तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के जो पश्चिमी पड़ोसी देश हैं वो 2 थे। एक पाकिस्तान थे, ठीक, पाकिस्तान हुआ, और हमारा ये अफगानिस्तान। ठीक। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा जिसे कहते हैं, इसे रेड क्लिफ लाइन द्वारा होती है। अच्छा बच्चों, हम ये देखेंगे कि ये रेड क्लिफ लाइन मतलब इसका कब किया गया था स्थापना? तो हम इसे देखेंगे 17 अगस्त, ठीक, 17 अगस्त 1947 को किया गया था इसकी। और ये भारत के विभाजन के दौरान इसका सीमांकन किया गया था। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ था हमारा 1947 में। और इसे किया किसने था? ये एक ब्रिटिश वकील थे जिसे कहते थे सर सिरिल, ठीक, सर सिरिल और रेडक्लिफ, इन्होंने किया था। ठीक है, इसका इन्होंने क्या किया था कि भारत जो है पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में 2 डिवाइड किया था। जो पूर्वी पाकिस्तान मतलब जिस समय बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था, इन्होंने इस क्षेत्र को बनाने के लिए, मतलब जो बांग्लादेश है बनाने के लिए क्षेत्र को विभाजित किया था। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया था। देखेंगे अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है वो डूरंड रेखा कहलाती है। ठीक है, डूरंड रेखा देखेंगे ये 1893 ईस्वी में सर मार्टिमर, ठीक है, डूरंड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौते के बाद यह निर्धारित की गई थी। भारत पाकिस्तान सीमा एक कृत्रिम और अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। ठीक है, आगे हम उत्तरी पड़ोसी देश देखेंगे। उत्तर में क्या है? चीन है, ठीक है, ये नेपाल हुआ और भूटान हुआ। चीन के साथ पूर्वी सीमा रेखा जो है वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला जो है इन देशों के बीच एक अत्यंत दुर्गम प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। 5 भारतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा जो है वो हमारे नेपाल से लगती है। ठीक है, आगे हम पड़ोसी देश देखेंगे। ठीक है, पूर्वी पड़ोसी देश देखेंगे। पूर्व में भारत की सीमा जो है बांग्लादेश, ठीक है, और ये रहा बांग्लादेश और ये म्यांमार है।
ठीक है, म्यांमार से लगती है। म्यांमार के साथ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पटकाई नागा मिज़ो, ठीक है, जो प्राकृतिक सीमा बनाती है। इन देशों के साथ सीमा संपर्क भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य आधार है। बांग्लादेश जो है वो 3 तरफ से भारत के त्रिपुरा राज्य को घेरे हुआ है, ठीक है। आगे जो है हम भारत के समुद्री पड़ोसी देश देखेंगे। दक्षिण में समुद्र पार हमारे मुख्य पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र है श्रीलंका, ये रहा श्रीलंका, ठीक, और ये रहा हमारा मालदीव। श्रीलंका जो है वो पाक जल संधि के और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी द्वारा जो है वो भारत से अलग होता है। मालदीव भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के ठीक, ये रहा हमारा लक्षद्वीप, इसके ठीक दक्षिण में मालदीव स्थित है, ठीक है। पाक जल संधि भारत तमिलनाडु और श्रीलंका, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा तमिलनाडु और ये रहा क्या कहते हैं श्रीलंका, ठीक है। आगे हम हिंद महासागर में भारत की स्थिति देखेंगे कि हिंद महासागर में हमारे भारत की स्थिति क्या है। हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की जो स्ट्रेटेजिक और सेंट्रल पोजीशन है वह यह पश्चिम में यूरोप, अफ्रीका और पूर्व में मतलब पूर्व में पूर्वी एशिया के व्यापार को जोड़ता है। हिंद महासागर में किसी अन्य देश की तटीय सीमा भारत जैसी विस्तृत नहीं है, ठीक है। इसी विशिष्ट और प्रभावशाली स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया। देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय स्वरूप देखेंगे। भारत का जो दक्षिणी भाग है, ठीक, ये जो दक्षिणी भाग है भारत का, यह प्रायद्वीप, इसे प्रायद्वीपीय मतलब कहा गया है। अब इसे प्रायद्वीप क्यों कहा गया है? क्योंकि यह 3 तरफ जो है जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा गया है, ठीक। इसके पश्चिम में जो है अरब सागर है, ठीक, और क्या कहते हैं पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में यह विशाल हिंद महासागर से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय आकार भारत को एक विस्तृत तटरेखा और व्यापार के लिए प्राकृतिक बंदरगाह प्रदान करता है। आगे हम इसकी भौगोलिक स्थिति और व्यापारिक महत्व देखेंगे। प्राचीन काल से ही समुद्री और स्थलीय मार्गों द्वारा वैश्विक व्यापार होता रहा। सुएज नहर, ठीक, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो 7,000 किलोमीटर काफी कम हो गई। समुद्री मार्गों ने भारत के मसालों और मलमल के व्यापार में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। भारत की स्थिति इसे ट्रांस ओशियनिक व्यापारिक मार्गों पर हावी बनाती है। आगे हम इसके भारत का एक भूगर्भिक इतिहास देखेंगे। भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है अपनी विविधता और जटिलता के लिए विश्व में अद्वितीय है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम और सबसे स्थिर भूभाग है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार ये रहा हमारा। हिमालय और उत्तरी मैदान का हाल ही में बनी नवीन स्थलाकृतियां हैं। भारतीय भूगर्भ का इतिहास जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग से लेकर आज तक के बदलाव को दर्शाता है। भारत का भौतिक स्वरूप विवर्तन, स्थिरता और गतिशीलता का एक असाधारण संतुलन है। हम पृथ्वी की आयु और भूगर्भिक समय देखेंगे। वर्तमान वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है, ठीक है। इस लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से पृथ्वी का स्वरूप बदला। भारतीय चट्टानों का इतिहास भी पृथ्वी के निर्माण के साथ ही यो आर्कियन युग से शुरू होता है। विभिन्न युगों में भारतीय भूभाग पर पर्वतों, पठारों और मैदानों का निर्माण हुआ। भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए इसे महाकल्प, कल्प और युग में बांटा गया। भूगर्भिक समय मापनी हम देखेंगे। भूगर्भिक समय मापनी पृथ्वी के इतिहास को प्रमुख भूवैज्ञानिक घटनाओं के आधार पर विभाजित करता है। इसे मुख्य रूप से प्रीकैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक महाकल्पों में बांटा गया है। भारत का अधिकांश प्रायद्वीपीय हिस्सा प्रीकैम्ब्रियन काल से संबंधित है। कोयले का निर्माण जो है वो कार्बोनिफेरस काल में हुआ,
था। हिमालय जैसी नवीन संरचनाओं का निर्माण जो है वो टर्शियरी युग में हुआ था। आर्कियन युग को हम देखेंगे। आर्कियन युग जो है यह पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का सबसे प्राचीन युग है, लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, इस समय पृथ्वी का धरातल अत्यधिक गर्म था और धीरे धीरे ठंडा होकर ठोस रूप ले रहा था। इस युग में पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, आर्कियन युग में। ठीक है, इसी युग में भारत के प्राचीनतम भूखंडों का निर्माण हुआ, जैसे अरावली, धारवाड़, सिंहभूमि और बुंदेलखंड आर्कियन युग की प्रमुख संरचनाएं हैं। आर्कियन चट्टान देखेंगे। ठीक है, आर्कियन चट्टान जो है ये पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान है, यानी सबसे प्राचीन और प्राथमिक चट्टान है। ठीक है, जिनका निर्माण जो है वो पिघले हुए मैग्मा के ठंडे होने से हुआ है। ठीक, और ये चट्टानें भारतीय प्रायद्वीप के आधार का निर्माण करती हैं। ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस से बनी आग्नेय चट्टानें हैं। और अत्यधिक ताप और दबाव के कारण इनका गहन रूपांतरण हो चुका था। जीवाश्मों के अभाव के कारण इनमें पेट्रोलियम या कोयला नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, खनिज में अगर देखें, खनिज में जैसे लौह हुआ, ठीक, लौह अयस्क, तांबा और मैग्नीज हुआ, सोना, सीसा, जस्ता, अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और स्थान की अगर बात करें, ठीक है, कि भारत में आर्कियन चट्टानें कौन किस-किस स्थान पे पाए जाते हैं, तो जैसे हुआ कर्नाटक, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा हुआ, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं ये, क्या कहते हैं। और जीवाश्म का जो मतलब अभाव है इसमें, क्योंकि जब अत्यधिक तप्त और रूपांतरित होने हुआ तो इसके होने के कारण चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। ठीक है, आगे हम धारवाड़ पड़ाली देखेंगे। ठीक है, धारवाड़ चट्टान के बारे में देखेंगे। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ। ठीक है, ये भारत की सबसे पुरानी औषधि चट्टानें हैं जो अब रूपांतरित हो चुकी हैं और आर्थिक दृष्टि से यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण चट्टान प्रणाली है। इनका मुख्य विस्तार जो है कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी जिलों तथा अरावली क्षेत्र में है। ठीक है, इनमें जो है लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा जैसी बहुमूल्य धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ओके, आगे हम कुड़प्पा प्रणाली देखेंगे। कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ चट्टानों के अपरदन के बाद उथले समुद्री बेसिनों में हुआ। इनका नाम आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर रखा गया था। ठीक, ये चट्टानें मुख्य रूप से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल से बनी हैं। धात्विक खनिजों की तुलना में ये भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है और आर्कियन और धारवाड़ की तरह कुड़प्पा चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया गया है। विंध्यन प्रणाली देखेंगे। विंध्यन प्रणाली का निर्माण जो है कुड़प्पा चट्टानों के बाद नदी, घाटी और उथले सागरों में हुआ। यह प्रणाली उच्च गुणवत्ता वाले भवन निर्माण पत्थरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जैसे लाल किला, सांची स्तूप और जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो विंध्यन लाल बलुआ पत्थर से ही हुआ है। ठीक है, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है और गोलकुंडा की जो प्रसिद्ध हीरे की खदानें इसी चट्टान प्रणाली में स्थित है। इस प्रणाली में सूक्ष्म जीवों के प्रारंभिक जीवाश्मों के प्रमाण मिलते हैं। आगे हम गोंडवाना युग देखेंगे। ठीक, गोंडवाना युग जो है ये पेलियोजोइक से मेसोजोइक महाकल्प के बीच का महत्वपूर्ण काल है और इस समय भारत विशाल महाद्वीप गोंडवाना लैंड का एक अभिन्न हिस्सा था। इस युग में जो है भारतीय प्रायद्वीप में बड़े विवर्तनिक का निर्माण हुआ। इन भ्रंश घाटियों में विशाल वनस्पति और जंगल दब गए। ठीक है, यही दबी हुई वनस्पति आगे चलकर क्या हुआ, भारत के विशाल कोयला भंडार में परिवर्तित हुई। गोंडवाना चट्टानें मुख्य रूप से भारत की नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक, इनका सर्वाधिक विस्तार जो है दामोदर हुआ, ठीक, महानदी हुआ
गोदावरी नदी घाटियों में है, ठीक है? ये अवसादी चट्टानें हैं जिनका निर्माण भ्रंश घाटियों में निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में प्राचीन पौधों और वनस्पतियों के जीवाश्म प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। आर्थिक रूप से जो है आर्थिक रूप से ये चट्टानें भारत के ऊर्जा क्षेत्र की यानी रीढ़ की हड्डी हैं। आगे हम देखेंगे गोंडवाना कोयला निर्माण, ठीक? लाखों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर ताप और दबाव के कारण जंगलों ने कोयले का रूप लिया। यह कोयला जो है भारतीय लौह इस्पात उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे झरिया, रानीगंज हुआ और बोकारो, ठीक? गोंडवाना कोयले की सबसे प्रमुख खदानें हैं। भारत का लगभग 98 कोयला भंडार जो है गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। यह उच्च गुणवत्ता वाली बिटुमिनस कोयला है। दक्कन ट्रैप देखेंगे, ठीक है? दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल से के अंत में हुआ था। यह गोंडवाना लैंड के विखंडन के समय एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है। ट्रैप का अर्थ है सीढ़ी-नुमा स्थलाकृतियाँ, ठीक? जो लावा की परतों से यह प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर यानी मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र में फैला है। दक्कन ट्रैप भारतीय भूगर्भिक इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखीय घटना है। टर्शियरी युग देखेंगे, ठीक? टर्शरी युग भारत के भूगर्भिक इतिहास का सबसे गतिशील और हलचल भरा काल है। इस युग में भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर गति करते हुए यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी और यह युग पर्वत निर्माण की महान घटनाओं के लिए जाना जाता है। इसी काल में पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। भारत का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप इसी युग की विवर्तनिक गतिविधियों का निर्माण है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा रहा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। बीच में क्या था? तैतीस सागर था। जब ये दो आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है? बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।